मान लीजिए एक बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, तो बाईपास सर्जरी में हम सिर्फ हार्ट के पास जो ब्लड जा रहा है, हम उस फ्लो को बढ़ा रहे हैं, ओके। बट हार्ट को मजबूत नहीं कर रहे हैं। टू दिस मैंने बहुत बार इंटरनेट पे ऐसे बेल्ट देखे हैं जो बिल्कुल इरेक्ट रखते हैं आपके स्पाइन को। जी जी इज जी दैट गुड? नो। मतलब जब तक आप मार्केट में हो आपने यूरिन रोक के रखी, पर जैसे थॉट आता है कि अब मुझे घर जाना है, यू फील लाइक कि अब हो जाए, सबसे सॉफ्ट वाला सोफा लेटर वर्स्ट बीन बैग में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं। सो दैट इज द वर्स्ट थिंग वी आर बाइंग टुडे। अगर किसी को मस्कुलोस्केलेटल हाथ पैर हड्डी जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। दर्शकों बहुत नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर हफ्ते आपके लिए नए विषयों को लेके आते हैं, नए नए विशेषज्ञों के साथ में। इसी कड़ी में आज हमारे बीच है बेहद खास मेहमान डॉक्टर नलनेश शर्मा और डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। दर्शकों, आमतौर पे हमने फिजियोथेरेपी को बहुत ही एक आम विषय मान के रखा है, जिसका उपयोग हम या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में करते हैं या इसी तरह की चोट के बाद के कुछ एक्सरसाइजेस के, इस तरह से हम फिजियोथेरेपी को समझते हैं एक आम भाषा में। लेकिन फिजियोथेरेपी का जो एरिया है बहुत वास्ट हो चुका है। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, हार्ट ट्रीटमेंट्स के बाद में, यूरिन लीकेज जैसी समस्याओं में भी फिजियोथेरेपी एक अहम रोल अदा कर रहा है। आइए आज बहुत ही गहराई से जानते हैं क्या है फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी के ये सारे ट्रीटमेंट्स कैसे हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं और बीमारियों के होते हमें पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों में हमें सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर नल्लेश एंड डॉक्टर प्रज्ञा, अगेन वेलकम यू टू आवर शो। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर नल्लेश आपके साथ ये रहेगा कि फिजियोथेरेपी, जैसे मैंने कहा, हम आमतौर पे सोचते हैं कि सर्वाइकल हो गया या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या नी का कोई फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद आता है इसका रोल फिजियोथेरेपी का। तो कितना सही है ये? एक्चुअली मैम, फिजियोथेरेपी एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। ओके। अगर हम अभी देखें तो मेरे ख्याल से इंडिया में फिजियोथेरेपी की जो स्टार्टिंग हुई थी आफ्टर चाइना वॉर, कुछ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री के जो स्टाफ थे जिनको इंजरी हुई थी, हम्म। उनका रिहेबिलिटेशन प्लान करने के लिए ओके। फर्स्ट टाइम इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट एड्स को ट्रेंड किया गया था। हम्म। तो इंडिया के लिए बहुत नया सब्जेक्ट है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी क्या, तो फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम्म। जस्ट लाइक अ जीपी, अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो कोई जीपी के पास जाता है। सेम अगर किसी को मस्कुलोस्केलेटल हाथ पैर हड्डी जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हम्म। तो जो फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन होता है वो हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट होता है। ओके। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद फिजियोथेरेपी का कैसा, क्या उसमें भी कुछ मसल्स वगैरह? मतलब मैं खुद जैसे अनअवेयर हूँ इस सब्जेक्ट से, तो वो बिल्कुल हमारे मैम। दर्शकों के लिए जी। मैम, कैंसर के बाद देखिए, कैंसर जब भी किसी को होता है तो उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो होता है या तो सर्जरी, हम्म। या तो रेडिएशन, या हम्म। तो कीमोथेरेपी। राइट। अब ये जो तीनों फॉर्म है ट्रीटमेंट के, इन तीनों ही कंडीशन में हम्म। पेशेंट को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके। जैसे कि अगर किसी को ओरल कैंसर है, मुंह की सर्जरी हुई है, तो उसकी माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी, उसको चबाने में निगलने में मुंह खोलने में बोलने में हम्म। ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्या इसका इलाज फिजियोथेरेपी से है? जी हाँ। ओके। तो जब पेशेंट को ये सारी चीज़ों से पहली चीज़ है बचाना, हम्म। दूसरा जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है हम्म। उसके साथ उसको फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना। दिस आई वाज नॉट अवेयर। ओके। ओके। तो सबसे पहले, अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसके पहले मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने ओरल कैंसर का नाम लिया, तो क्या ओरल कैंसर के अलावा जितने भी कैंसर्स होते हैं सब में फिजियोथेरेपी की जरूरत है? ऑलमोस्ट। जैसे एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट सर्जरी होती है, जैसे ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर कैंसर। जी काफी कॉमन हो गया है, तो उसमें यूजुअली कहीं लिम्फ नोड रिमूव करते हैं, पार्ट ऑफ ब्रेस्ट भी रिमूव होता है, जिसमें एक बहुत कॉमन कंडीशन आ जाती है लिम्फेडिमा। मतलब जिस तरफ का ब्रेस्ट एंड लिम्फ नोड रिमूव हुआ है उधर हाथ में स्वेलिंग हो जाएगी। अभी पेशेंट्स जो है उसमें बस एक सॉक्स जैसा स्टॉकिंग पहन के रखते हैं ऑल द टाइम, अदर देन दैट दे डोंट नो कि अभी इसको क्या करना है। सो देयर कम्स द फिजियोथेरेपी, उस जो जो हाथ है जो सूज गया है उस सूजन को कम करने में, वापस से उसका लिम्फेटिक फ्लो बढ़ाने में और उस हाथ को पहले जैसा मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन को लाने में
फिजियोथेरेपी बेस्ट हेल्प जो है वो देती है वहाँ। दिस इज वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन डॉक्टर प्रज्ञा, क्योंकि हमने ये सुना तो था कि एक हाथ उठता ही नहीं है, तो वो फिजियोथेरेपी से बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है पेशेंट? इसमें मैम सबसे पहली चीज़ ये होती है कि प्रिवेंशन। ओके। अगर किसी के हाथ में स्वेलिंग हम्म। बहुत ज़्यादा आ गई हम्म। तो ये फिर इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है। तो कब हमें जाना है, कब हमें जाना है जस्ट फिजियोथेरेपिस्ट? आफ्टर जस्ट आफ्टर सर्जरी। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर नलेश की हार्ट के बाद भी, जब इसका तो समझ में आ रहा है कि मुंह नहीं ओपन हो रहा है तो कोई मसल्स होगा, बट हार्ट तो इट्स एन इंटरनल ऑर्गन, तो हाउ फिजियोथेरेपी इज हेल्पिंग इन आफ्टर हार्ट सर्जरीज, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प देखिए, पेशेंट्स? हार्ट इंटरनल ऑर्गन है, हम्म। लेकिन हार्ट भी एक मसल है। मस्कुलर ऑर्गन है, मसल ओह, से ही बने हैं। ओके। ओके, वो स्मूथ मसल्स का एक ऑर्गन है जो स्मूथ मसल से बना है। हम्म। हम मान लीजिए एक बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, हम्म। तो बाईपास सर्जरी में हम सिर्फ हार्ट के पास जो ब्लड जा रहा है हम हम्म। उस फ्लो को बढ़ा रहे हैं, ओके। बट हार्ट को मजबूत नहीं कर रहे हैं। अगर हार्ट को मजबूत करना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी ओके। जिससे हार्ट आपका स्ट्रांग हो। यानी हार्ट को मजबूत करने के लिए भी फिजियोथेरेपी यूज होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक यहाँ पे कॉमन मिथ बताना चाहूँगी कि जब बाईपास सर्जरी हो जाती है या एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तब पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा ये बोला जाता है, आप 40 मिनट वॉक करो। पर उसे वॉक कैसे करना है? उसका हार्ट रेट उस टाइम पे कितना होना चाहिए? इवन हार्ट को भी प्रोग्रेसिव लोडिंग चाहिए। जैसे मुझे मेरे बाइसेप्स बनाने हैं, तो मैं पहले दिन 2 किलो से करूँगी। डंबल से वेट करूँगी एंड देन आफ्टर 2 वीक्स आई वुड गो फॉर 5 केजी। तो हार्ट की लोडिंग आप कैसे करोगे? तो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है कि आपके हार्ट का वॉकिंग के टाइम पे आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए? मैम, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कैंसर पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, अभी जो हमारी कंट्री है, मैं कहूँगी डायबिटिक कैपिटल होते जा रहा है जो हमारा देश है, मैं कहूँ तो डायबिटीज़ के लिए भी क्या फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं आती है, लिंकअप होती है? एक्चुअली देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि डायबिटीज़ होती क्यों है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यस। आपकी ईटिंग हैबिट, सिटिंग, इवन अगर कोई इंसान ज़्यादा मोटा हो गया, ओबेसिटी है, उसका पेनक्रियास प्रॉपर कंप्रेस हो रहा है बैठने से, या उसका पोस्चर जो है प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, तो आपका ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि सर ये क्या है, कि पोस्चर से थोड़ी डायबिटीज़ का कोई रिलेशन है। बट अगर आपका पोस्चर, सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर अगर गड़बड़ है, तो वो आपके पेनक्रियास की एक्टिव, बहुत सारे लिटरेचर आज की डेट में अवेलेबल है। दूसरा, जब डायबिटीज़ किसी को होती है तो वो कॉमन है कि थोड़ी सी दवाई ले लो, नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपने प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एक्सरसाइजेज आपने नहीं परफॉर्म की, तो डायबिटीज़ आपको मसल वीकनेस, जिसको मायोपैथी बोलते हैं, नर्व की वीकनेस, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वो कॉज करेगी करेगी। और अगर ये हो गई तो इसका कोई क्योर नहीं है। डायबिटीज में यूजुअली एक चीज देखने को मिलती है कि जिनको भी डायबिटीज होता है उनके जो हाथ पैर हैं वो पतले पतले हो जाते हैं, तो थिन लेग सिंड्रोम बोलते हैं। तो वहां पर फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि वेट ट्रेनिंग शुरू की जाए, इवन फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। स्क्वाटिंग शुरू की जाए, वेट ट्रेनिंग शुरू की जाए। और मैं बोलूं, जैसे सर ने कहा कि सिटिंग इज द मेजर कॉज, तो 9 to 5 जॉब में सभी लोग हैं, कॉर्पोरेट जॉब में है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिटिंग। तो एक ट्रिक छोटी सी मैं यहाँ दर्शकों को देना चाहूंगी कि एक रूल ऑफ 30-30 फॉलो करें। दैट मीन्स 30 मिनट ऑफ अगर आप सिटिंग कर रहे हैं तो 30 सेकेंड ऑफ आप एक्टिविटी कर लीजिए, मतलब चेयर से उठिए, एक वॉशरूम ब्रेक ले लीजिए या फिर एक वाटर ब्रेक ले लीजिए, और 30 मिनट्स के बाद अगेन यू शुड गेट अप फ्रॉम द चेयर। तो अगर आप रूल ऑफ 30-30 फॉलो करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पैंक्रियाटिक सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हार्ट है, वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इवन लॉन्गर टाइम तक जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर देखते हैं तो जो हमारी आंखों की ब्लिंकिंग है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे अभी ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है, सबकी आंखों में दर्दराहट सी फील होती है। तो हमारी जो ब्लिंकिंग है उसको हमें स्टॉप नहीं करना। तो अगर 30 मिनट्स आपने कंप्यूटर पे बैठे और 30 मिनट्स आप वॉक कराए तो एक नेचुरल ब्लिंकिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। एक बार स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि अब परमानेंट या तो आप एक्सरसाइज में रहें तभी वो ठीक होगा, अदरवाइज एक स्टेज आती है कि या तो आप पूरे झुक जाते हैं या तो आपका हैंड मोमेंट ही पूरा खत्म हो जाता है। तो क्या ये इरिवर्सिबल है, और अगर ये नहीं है तो हाउ टू मेंटेन? स्पॉन्डिलाइटिस इज अ टाइप ऑफ स्पाइनल डिजनरेशन डिसऑर्डर।
तो वेन एवर दिस टर्म्स डीजनरेशन कम्स इट इज इरिवर्सिबल, अच्छा। सो यू हैव टू प्रिवेंट इट। तो जस्ट डेली में लाइक कोई ऐसी एक्सरसाइज डेफिनेटली सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि हम उन मसल्स को डेली एक्टिवेट करें जिनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जैसे डॉक्टर प्रज्ञा ने बताया कि हम रेगुलर सिर्फ अपने सामने की जो मसल्स है जो नेक को फ्लेक्स कर रही हैं उनका ही यूज़ करते हैं। हमारी पीछे की जो मसल्स हैं जो एक्सटेंशन का काम करती हैं उस बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपने डेली रूटीन में 10 to 20 मिनट्स का एक प्रॉपर स्पाइनल एक्सरसाइज का सेशन करते हैं डेली, डेली, एक स्वस्थ व्यक्ति भी। हाँ आप जैसे कंप्यूटर चला रहे हो ना या मोबाइल देख रहे हो, सो ऑल द टाइम यू आर फ्लेक्सिंग, बेंडिंग इवन द फॉरवर्ड. किड्स। Yes. So keep the mobile just extend. This can be also a जस्ट case. इमेजिन Even लाइक दिस वी yes, हैव टू even स्ट्रेच। the sitting. जस्ट इमेजिन आज से या रामायण महाभारत के टाइम में आप देखे होंगे कि टीवी सीरियल में भी जो आचार्य होते हैं पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठते हैं और बच्चे ग्राउंड पे बैठते हैं। लॉजिक इज यस, ताकि वो फ्लेक्शन के बजाय एक्सटेंशन पे Extension वर्क में रहे. करें। Even ओके। sitting, ओके, if we'll compare, आप देखो आप कैसे बैठे हो and see how I am sitting. ओके, So I am sitting in erect sitting. सो आई शुड सिट लाइक दिस। यस, ओके जब भी हम बैठ रहे हैं तो जो हमारा हिप है ना, ओके। ये अपने जो बैक का सरफेस है उससे पूरा टच होना चाहिए। आपका जो प्रेशर जा रहा है वो आपके हिप्स पे जाना चाहिए, ना कि आपकी स्पाइन पे। इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस तो पूरा का पूरा प्रेशर डायरेक्टली स्पाइन पे चला जाता है, तो वो फिर डिस्क को बाहर निकालने का काम तो करता जो है। हमारा वेट है वो हिप्स हिप्स पे हिप्स पे जाना होना चाहिए। चाहिए, इरेक्ट सिटिंग होना चाहिए, यू हैव टू सिट लाइक दिस। सबसे अच्छा तरीका है कि जो अपना हिप्स है उसको बिल्कुल पीछे जो चेयर है उस पे लगा के रखें। अच्छा। और डॉक्टर यूजुअली प्रज्ञा, कमिंग टू दिस, मैंने बहुत बार इंटरनेट पे ऐसे बेल्ट देखे हैं जो बिल्कुल इरेक्ट रखते हैं आपके स्पाइन को। जी जी इज दैट गुड? नो नो। वो अपने माइंड को यू हैव टू ट्रेन कि वो नेचुरल बेल्ट का काम करे। देयर आर मेनी मसल। बट उसमें भी तो बहुत अच्छे से टाइट करके आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते जस्ट इमेजिन एक पेड़ है जो इसकी डाल झुक गई है ना, आपने उसको एक सहारा दे दिया है, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू रिमूव दैट सपोर्ट अगेन वो बेंड हो हैं, तो जाएगा। फिर वो नेचुरल कैसे होगा फिर? दैट्स इट, तो यू हैव सिंपल। टू एक्टिवेट दोज मसल जो आपको नेचुरली यानी हम वो बेल्ट वगैरह बांध के उसको डेड ना करें। एग्जैक्टली। एक टर्म आता है मसल रिक्रूटमेंट। दैट इज दैट दैट मीन्स कि आपको वो मसल को एक्टिवेट करना जरूरी है। अगर आपने वो वेरिएबल डिवाइसेस पहन ली तो आप उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे, फिर वो डिवाइस आपको बस पैसिवली पुल करके रख रही है। एंड स्लोली एंड या ग्रेजुअली दैट डिवाइस विल कॉज मसल वेस्टिंग, फिर और वो मसल्स बॉडी वीक हो सैगिंग भी जाएंगे। तो होगी उससे। यस, एग्जैक्टली। सो वी ऑलवेज एनकरेज कि नेचुरल इज बेटर। जैसे अभी मुझे मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव सर्वाइकल, मतलब मुझे है बट आई एम आस्किंग फॉर द ऑडियंस कि मान लीजिए किसी को बहुत स्वस्थ व्यक्ति है ना, उसको सर्वाइकल है। अब जब आप बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर, बिफोर दैट यू आर टेलिंग मी, तो जब प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर है तो जब एक स्वस्थ व्यक्ति वो अपनी डेली रूटीन में ऐसी क्या एक्सरसाइजेस शामिल करें जिससे उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो आजकल की लाइफस्टाइल मतलब मेजर लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है, एवरी सेकेंड पर्सन इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो व्हाट प्रिवेंशन वी शुड टेक एट मतलब व्हेन वी आर एक्चुअली हेल्दी, तो क्या करें हम? एक्चुअली प्रिवेंशन के लिए जो डॉक्टर प्रज्ञा ने पहले बताया था, आपको अपनी एक्सरसाइज में या डेली रूटीन में स्ट्रेचिंग इज बेस्ट। चारों कंपोनेंट, आपका सबसे पहले मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके लिए आपको स्ट्रेचिंग या जो योगा रेंज में ऑफ लोग बोलते हैं मोशन सूक्ष्म एक्सरसाइज। व्यायाम, दैट इज द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एक्चुअली। तो आपको रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कंपोनेंट पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा डेली। ओके, देन कम्स आपकी स्ट्रेंथ। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि 90% लोग स्ट्रेंथ एक्टिविटीज नहीं नहीं कर करते, रहे हैं। रेजिस्टेंस एक्टिविटीज है ही नहीं। ठीक, तो थोड़ी सी रेजिस्टेड एक्टिविटीज बॉडी वेट के साथ हो सकती है, चाहे वो पुशअप्स हो, पुलअप्स हो, कैन सिटअप्स बी हो, अ प्लैंक, कैन वॉल बी अ प्लैंक, पुशअप्स। 20 minutes दैट is इज या मोर देन इनफ। 15 मिनट इज इनफ। बट आई वुड ऑल्सो से कि खाना हम सभी खाते हैं, सभी को भूख लगती है, खाना हम सभी खाते हैं। आप मारवाड़ी हैं, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। मैं किसी और कम्युनिटी से आती हूँ, मेरी चॉइस अलग हो सकती है। खाना हम सब खा रहे हैं पर हम सबकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के हिसाब से अलग है। लाइकवाइज एक जनरल रूटीन सभी फॉलो कर सकते हैं पर हर किसी की यूनिक एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट अलग है।
हो सकता है आपकी बैक की कोई और मसल वीक हो, इनकी कोई और हो, मेरी कोई और। जस्ट अ 40 मिनट ऑफ असेसमेंट, देन वी कैन टेल यू कि आपको यहाँ यहाँ काम करने की जरूरत है। और फिर जिन चीजों को आप स्पॉन्डिलाइटिस, शियाटिका का नाम दे रहे हैं, दोज आर ओनली टर्म्स। अधिकतर लोगों को ये होता भी नहीं है, जस्ट ट्रिगर होता है या मस्कुलर वीकनेस होती है। अगर आप उन चीज़ों को सही तरीके से करते हैं तो यू विल नॉट हैव एनी पेन। एक जो पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस की वजह से ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डॉक्टर प्रज्ञा, आई कम टू यू, कि एक यूरिन लीकेज होता है फीमेल्स में। कहा जाता है 40 प्लस के बाद में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भ्रांति भी है कि प्रेगनेंसी जिनकी नॉर्मल तरीके से होती है उनमें भी यूरिन लीकेज होता है। आमतौर पे हम शर्म के कारण या किसी भी रीज़न से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अब तो थोड़े हम अवेयर हो गए हैं तो स्टिल वी गो टू गायनिक। लेकिन हमने जब आपसे चर्चा की तो आपने कहा कि इसका इलाज फिजियोथेरेपी में भी है। तो ये क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत ही करेंट टॉपिक है एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पेल्विक फ्लोर है क्या, और जो यूरिन लीकेज है वो पेल्विक फ्लोर से कैसे संबंधित है। तो पेल्विक फ्लोर जो है हमारी नीचे की मांसपेशी होती है जो कि यूरिन को होल्ड करने का काम करती है, मोशन को रेगुलेट करने का मोस्टली काम करती है। तो पेल्विक फ्लोर में 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो उनको एक स्टेबलाइजेशन देती है, मतलब उनको सपोर्ट करके रखती है, जिसमें हमारा ब्लैडर है, यूटरस है, और फिर हमारा जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है वो जगह है। तो बेसिकली जब हमारी पेल्विक फ्लोर वीक होगी तो हमारी यूरिन को या मोशन को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट जो होते हैं उनको खांसते वक्त, छींकते वक्त या कभी बैठते वक्त यूरिन लीक हो जाती है। तो ये तो एकदम एडवांस सिम्टम हो गए। तो हमें पता कैसे चलता है कि शुरुआत हो चुकी है? शुरुआत ऐसे पता चलती है कि जब वजाइनल डिलीवरी हो जाती है अर्ली 30s में, तो जो हमारा यूरिन का फ्लो है वो कम हो जाता है, या हमें पूरा यूरिन पास करने के लिए रुक रुक के यूरिन पास करना पड़ता है। सो दैट इज द फर्स्ट सिम्टम जहाँ फीमेल को ये समझना चाहिए कि हाँ, मेरा पेल्विक फ्लोर जो है वो अब वीकनेस की तरफ जा रहा है। तो क्या नॉर्मल डिलीवरी से ये कनेक्टेड है ना? जी हाँ, क्योंकि जब हम चाइल्ड बेयर करते हैं तो हमारा यूट्रस, पेल्विक फ्लोर, सब कुछ अपने स्टेमिना से ज्यादा एक्सपांड। तो क्या सिजेरियन डिलीवरी वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी? उन्हें भी होती है, क्योंकि उनको भी तो बच्चे का वेट उठाना पड़ता है। दे हैव टू बेयर द चाइल्ड फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है। प्लस जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो एक हार्मोन रिलीज कर होता है जो कि पूरी बॉडी में ओवरऑल सारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, लूज कर देता है, ताकि चाइल्ड बर्थ ईजी हो। सो वहां से हम उसको वापस स्ट्रेंथनिंग नहीं करते, वापस से पावर नहीं लेके आते। हमें बस इतना समझ में आता है कि हमारा वेट गेन हो गया है, उसको हमें कम करना है, हमारी बॉडी अच्छी नहीं लग रही है, सो कॉस्मेटिक अपीयरेंस पे ज्यादा जाते हैं। आई वुड एनकाउंटर कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर चाइल्ड बर्थ यू कैन स्टार्ट योर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। फर्स्ट 5 डेज के एक अलग एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम पेशेंट को बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है। ये जो कीलक व्यायाम जैसा कुछ बोलते हैं, इज इट दैट रिलेटेड? कीगल, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो कि बहुत इवन फेमस पीपल है। डोंट नो द होल कीगल। कीगल में काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं। इवन उसमें वजाइनल प्रॉप्स होते हैं, वजाइनल बॉल्स होती हैं, ताकि आप एक अलग अलग, जैसे सेम रेजिस्टेंस दे के हम डंबल्स की एक्टिविटी करते हैं, सेम वैसे ही कीगल में भी पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है। बट यूजुअली आपको जब एक्सरसाइजेस करनी है तो आपको ये भी जानना पड़ता है कि हाँ, अब मैं किस लेवल पे कर सकती हूँ या मुझे आगे कैसे जाना है। तो वो एक वेग टर्म बन गया कीगल एक्सरसाइजेज, और बहुत वेग तरीके से लोग तो क्या उसको पूरी करते तरीके हैं। से रिवर्स हो जाता है फिर ये जो यूरिन लीकेज की कि समस्या है? आप उसको एनकाउंटर कहाँ कर रहे हो? अगर बहुत एडवांस एज में कर रहे हो, आपकी एज 65 प्लस जा चुकी है, तो डेफिनेटली एक एजिंग प्रोसेस बिगिन हो चुका है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लीकेज है वो कम हो जाती है। ऐसे लोग सोशलाइज भी नहीं हो पाते हैं कि हम मार्केट जाएंगे तो हमें वॉशरूम जाना पड़ जाएगा। तो वो सारी समस्या, उसे लॉक एंड की सिंड्रोम कहते हैं। मतलब जब तक आप मार्केट में हो आपने यूरिन रोक के रखी है, पर जैसे थॉट आता है कि अब मुझे घर जाना है, you feel like कि अब हो जाएगा। So that is you can encounter that, you can delay the leakage, frequency of holding जो है वो आप बढ़ा सकते हो। एक और टर्म है वेजाइनल लूजनिंग, दैट इज ऑल्सो ऑन, बड़ा वो चल रहा है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो, वेजाइनल लूजनिंग से आपको सफ़र करना पड़ता है। वो कई बार एक फीमेल का कॉन्फिडेंस भी कम करती है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ एक्चुअली वी हैड डिस्कस्ड इन आवर लास्ट पॉडकास्ट कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम करती है, बीइंग अ फीमेल वो इनसिक्योर होती है. इज इट ट्रू? एंड इफ इट इज़ ट्रू, कैन इट बी रिवर्स्ड थ्रू फिजियोथेरेपी? इज देयर एनी It can be completely reversed. You just have to go and show your certified pelvic floor rehabilitationist so that she can evaluate कि weakness कहाँ पर आई है after childbirth, कहाँ पर loosening हुई मतलब है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी? Yeah, this is completely Okay. a part of it. एक्चुअली बिकॉज डॉक्टर नलनेश वी हैड सीन कि इसके लिए सर्जरीज होती है, बिल्कुल. तो वी कैन ये होता क्या है कि आज से आप 50 साल 40 साल पहले बैक जाइए, हमारे 90% काम स्क्वाट पोजीशन में होते थे. अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप किस पोजीशन में होते थे? किचन में बैठ के, पाटे में या चौकी में बैठ के ही खाना बनता था. ठीक है, बट इंडियन टॉयलेट्स यस, हम्म. इंडियन टॉयलेट्स. दूसरा, खाना खा रहे हैं तो आप आलती पालती मार के खाते थे. ये जितने पोस्चर्स हैं ये आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं और ऑफ लोड कर देते हैं. आप लगातार खड़े हैं, आपकी पेल्विक फ्लोर लगातार लोड ले रही है. आप जहां बैठे वो ऑफलोड हो गई और उसकी टोन में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है. तो आप अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल में देखेंगे कि आप सोफे में बैठे हैं ना, एकदम नाइस नर्म सोफा है, आप आराम से बैठे हैं, तो एक्चुअल में ये आपको इवन आपकी पेल्विक फ्लोर को किल कर रहा है, आपके स्पाइन को किल कर रहा है. मार्केट जाते सबसे सॉफ्ट वाला बेड लेते हैं, सबसे सॉफ्ट वाला सोफा लेते हैं और वर्स्ट बीन बैग में बैठ कर नेटफ्लिक्स देखते हैं. सो दैट इज द वर्स्ट थिंग वी आर बाइंग टुडे. जो सोफा है, जो मैट्रेस है, दैट शुड बी फर्म, दैट शुड नॉट बी वेरी हार्ड एंड दैट शुड नॉट बी वेरी सॉफ्ट. आप हमेशा जब भी बेड ले रहे हैं, सोफा ले रहे हैं, तो ये देखो वो आपको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं. तो क्या मैं ये मान लूँ कि जैसे हम जिम को अपनी रूटीन में अब शामिल करने लग गए हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें? Definitely. इज इट द मैसेज आई कैन गिव टू माय ऑडियंस? नॉट ओनली फॉर द एडल्ट्स, ओके, फॉर किड्स आल्सो. ये तो ज्यादा जरूरी है डॉक्टर Yes. नलेश, बिकॉज दे आर द नीव है वो. फ्यूचर है इंडिया का. देखिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हो रही है कि स्क्वेटिंग या फिर नेचर से डायरेक्ट एक्सपोज होना या आउटडोर गेम्स सबसे ज़्यादा कम हो गए हैं. पहले जो हमारे गेम्स होते थे वो क्या बोलते हैं, हम लंगड़ी खेलते थे, पिट्टुल खेलते थे, या ऐसे गेम्स होते थे जो जो डिराइव हुए थे जिसमें हमारी एजिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ सब इम्प्रूव होती थी. आज की डेट में ऐसे कोई भी गेम्स नहीं बचे हैं. मोबाइल एंड पैसिव तो एंटरटेनमेंट. पैसिव एंटरटेनमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे ये हो रहा है कि बच्चों की हाइट तो आ रही है, हेल्थ आ रही है, बट जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमने फिट किट कैंपेन भी चलाया और हम चेक कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 20 to 30% बच्चे हैं जो प्रॉपर स्क्वेट नहीं कर पाते. क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं और समय ने इशारा कर दिया है, तो जाते जाते एक पॉइंट हमारा छूट गया था, ब्रेन का सर, नर्व्स, जो हम न्यूरो की बात करते हैं. क्या न्यूरो भी, अब आप लोग ये मत बोलेगा कि न्यूरो में भी फिजियोथेरेपी लगता है? आई विल बी शॉक्ड नाउ. सो इज दैट एक्चुअल सेम जैसे हार्ट है, सेम वैसे ब्रेन में भी आज की डेट में ना इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं. तो जो स्ट्रोक है अल्टीमेटली वो रिजल्ट करता है फिर पैरालिसिस में. पैरालिसिस के बाद देन अगेन वही कहानी, आपको पेशेंट को रीएजुकेट करना है, फंक्शनली दोबारा एक्टिवेट करना है. न्यूरो के केस में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है विच इज साइंटिफिकली प्रूवन, न्यूरोप्लास्टिसिटी. मतलब न्यूरॉन्स खुद को वापस का रास्ता बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं. सो जो पहले का रास्ता है वो खराब हो गया, वहां पे ब्लड हेमरेज हो गया, ब्लड फैल गया, वो कोशिकाएं डेड हो गई. लेकिन आप नया रास्ता बना सकते हो. जैसे हार्ट में फिजियोथेरेपी के थ्रू बना सकते हैं? बिल्कुल. आप उस एक्टिविटी को जितनी बार करोगे, किसी पगडंडी पे जितनी बार चलोगे, वहां एक नया रास्ता बन जाता है. तो सेम एक्टिविटी को आप जितनी बार करोगे उतना वो जो न्यूरॉन्स है वो रीजनरेट करते हैं, एक नया रास्ता एक ब्रेन में सिंपल फिर टर्म से में बन मैं जाता है. आज के मतलब सिनेरियो में समझाता हूँ. स्ट्रोक हुआ, ठीक है, आपकी जो फाइल्स थी, डेटा स्टोरेज था, बूम, उड़ गया. नाउ अगेन यू हैव टू रीफीड द डेटा. डॉक्टर प्रज्ञा एंड डॉक्टर नलनेश, द कन्वर्सेशन वाज वंडरफुल. और इतना कुछ है डिस्कशन के लिए, क्योंकि मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी इतने आ रहे हैं कि इतने सवाल हैं, क्योंकि मुझे पूरे कन्वर्सेशन के दौरान ये नहीं समझ में आया कि क्या मैं न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर रही हूँ या मैं किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात कर रही हूँ, या और भी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मैं किस ब्रांच से बात कर रही हूँ मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सब जगह फिजियोथेरेपी इज़, आप जैसा उसका यूज़ बता
इस जीवन में आने से लेकर अंत तक हर जगह फिजियोथेरेपी है। आमतौर पे हमने फिजियोथेरेपी को उसी से कनेक्ट किया था कि अगर हमें बैक एक्स है या कोई और, जैसा मैंने कहा कि स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, उसी से कनेक्ट किया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट आर हेल्पिंग यू इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में सर्जरीज हुई है, कोई भी डैमेज हुआ है, एक्स भी इनफैक्ट है, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट टू द फिजियोथेरेपिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है कि और कोई सर्जरी से आप बच जाएँ। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर नलनेश और डॉक्टर प्रज्ञा। Thank you so much, sir and ma'am. Thank you, Archana ma'am, Thank you so for much. giving such an opportunity. Thank you so much. It's pleasure is all mine, and it's really great to have conversation with both of you. और हम आगे के भी पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो रह गए समय की वजह से, डेफिनेटली हम फिर से रिकनेक्ट होंगे आपके साथ। आप यहाँ आए हमारे कार्यक्रम में, इतनी सारी जानकारी जिससे बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज ये फिजियोथेरेपी को जो नया इंसाइट हमने आपको दिया, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों और ऐसे ही विशेषज्ञों को आपसे मिलवाएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।